नमस्कार सभी को। आज हम संसाधन और विकास के अगले भाग की चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया था और इस भाग में हम संसाधनों का विकास करेंगे। संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं और लोग इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ समस्याएं पैदा होती जा रही है। कौन सी समस्याएं? कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। फिर संसाधनों के ऊपर कुछ लोगों का अधिकार है, जिससे समाज दो हिस्सों में, एक संसाधन संपन्न और एक संसाधनहीन में बंटता जा रहा है, जिससे कि अमीर और गरीब में समाज बंट गया। तीसरा है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण में कुछ नुकसान होता जा रहा है। कौन सा नुकसान होता जा रहा है? जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में छेद, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। तो ऐसी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। अगर संसाधनों का इसी प्रकार शोषण किया जाता रहा तो हमारा पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और अब समय है कि इनके उपयोग की योजना बनाई जाए। योजना कैसे? सतत पोषणीय विकास। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? कि एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और यहाँ पर हमारे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी न हो, यानी कि विकास भी हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी कुछ बच जाए। इसी विकास को देखते हुए प्रयास भी किया गया और इसमें सामने आया हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था। यहाँ पे याद रखना है, आपके छोटे वर्षन में भी आता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो ये 1992 में हुआ। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरो, यहाँ पर जून 1992 में ये किया गया। अब ये कहाँ पड़ता है? ब्राजील देश में पड़ता है, और जिसमें 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए थे। और उनका क्या उद्देश्य था? पर्यावरण संरक्षण करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन को रोकना, जैविक विविधता को संभालना। और सबने मिलकर फिर एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए और यहाँ पर स्वीकृति दी गई एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 एक ऐसी घोषणा जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और यहाँ पर एक कार्य सूची बनाई गई, जिसमें समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय नुकसान, गरीबी और रोगों से निपटारा करना है। और यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। करते हैं संसाधन नियोजन की ओर। नियोजन क्या होता है? प्लानिंग, यानी कि संसाधनों के उपयोग के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था की योजना बनाई जाए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अलग अलग देशों में और उनके देश के हिस्सों में संसाधन हमें अलग अलग मात्रा में मिलते हैं। अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। यहाँ पर हम कुछ राज्यों के उदाहरण से इस बात को समझेंगे। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन प्रांतों में खनिज और कोयले के काफी भंडार है, परंतु आर्थिक विकास की यहाँ पर कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन काफी मात्रा में है, परंतु यहाँ पे भी मूल विकास की कमी है। अगर हम राजस्थान में चलते हैं तो वहां पर पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन बहुत अधिक हैं, परंतु वहां पर जल संसाधन की कमी है। लद्दाख, जो कि शीत मरुस्थल है देश का, हमारे अन्य राज्यों से अलग थलग पड़ता है, परंतु ये भी प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है और यहाँ पर भी कुछ संसाधन जैसे जल और खनिजों की कमी है। तो इस प्रकार अलग अलग हिस्सों में संसाधन है, कहीं पर कुछ अधिक और कुछ की वहां पर कमी है। इसलिए जरूरत है कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर एक संसाधन नियोजन की व्यवस्था की जाए। भारत में संसाधन नियोजन की बात करें तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके निम्न सोपान है। पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करनी, फिर उनकी लिस्ट बनाना, फिर मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना। दूसरा पॉइंट है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तीसरी बात है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बनाना, यानी कि टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जाए, सरकार उसमें कैसे साथ दे, उनके बीच में तालमेल बनाया जाए। और यहाँ पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने यहाँ पर अपनी पहली पंचवर्षीय योजना भी आरंभ की थी।
संसाधनों के नियोजन के साथ साथ संसाधनों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि संसाधन किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम अपने लालचवश इसी तरह इनका शोषण करते रहे तो भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं हमारे पास बचेगा। और यहाँ गांधी जी ने बहुत अच्छे से ये बात बताई है हमें और कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। तो जरूरी है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए और यहाँ पर काफी प्रयास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए किए भी गए हैं। और यहाँ पर एक प्रयास हमने जिनेवा वाला देखा था कि वहां पर रियो डी जेनेरियो में संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाया गया था। इसके अलावा काफी और उदाहरण आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। काफी संसाधन है और यहाँ पर एक संसाधन यानी कि भू संसाधन का वर्णन इस पाठ में हम करेंगे। भू संसाधन यानी भूमि जिसके ऊपर हम रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। कौन से रूपों में? जैसे कि पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, कृषि और संचार व्यवस्थाएं। तो इस प्रकार भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और भारत में भूमि पर अनेक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। यहाँ स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि कौन सी भू आकृति कितने क्षेत्र में फैली हुई। सबसे पहले जैसे मैदान का वर्णन करें तो मैदान 43% है और यहाँ पर कृषि और उद्योग का विकास है। दूसरा पर्वत है 30%, जिसपे हमारी नदियां और पर्यटन जो विकास है वो होता है। तीसरा है पठार जो कि 27% हिस्से में है और यहाँ पर हमें खनिज और वनों के अपार संचय मिल जाते। तो इस प्रकार जो हमारी धरती है इतने भू आकृतियों में बटी हुई है। अब हम बढ़ते हैं भू उपयोग की ओर, यानी कि भू संसाधन का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। कृषि में करते हैं, दूसरा नंबर वन हमारा है, फिर इसके अलावा कृषि के अलावा जो भूमि होती है जैसे बंजर और कृषि अयोग्य भूमि जहाँ पर इमारतें, सड़कें और उद्योग लगाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे है परती भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि भी होती है जैसे कि स्थायी चरागाह, उपवन आदि, जहां पर कृषि नहीं की जाती है। चरागाह और उपवन के रूप में हम उस भूमि का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि भी होती है जहां 5 से अधिक वर्षों तक खेती न की गई हो। परती भूमि कौन सी होती है? इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। वर्तमान परती भूमि जहां पर 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। दूसरी पुरातन परती भूमि जहां पर 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो। इसके अलावा आखिरी पॉइंट पर है नवल यानी कि बोया गया अक्षेत्र। यहाँ पर साल में 1 से अधिक बार बोया गया अक्षेत्र शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर अलग अलग क्षेत्रों में कौन सा भाग है उसको देख सकते हैं। जैसे कि वन हमारा कितना प्रतिशत है? 18.11% है। बंजर और कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? 12.01% है। तो यहाँ पर आप इसको देख और समझ सकते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज भी करते थे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगे, परंतु मानव के लालच के कारण कई समस्याएं पैदा होती जा रही है। उनमें से एक समस्या है भूमि निम्नीकरण की। भूमि निम्नीकरण क्या होता है कि भूमि के उपजाऊपन में कमी आना। यहाँ पर इसके कारण और उपाय हम दोनों का वर्णन करेंगे। पहले करते हैं कारण कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। सबसे पहला कारण है खनन। खनन का मतलब कि खुदाई करना, जिसके कारण काफी लंबे खाइयां और मलबे के जो ढेर है उसको खुला छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का उदाहरण दें कि यहाँ पर खनन कार्य के लिए काफी वनों की कटाई की जा रही है। अब खनन और वनों की कटाई के कारण भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। तीसरा कारण है इसका अति पशुचारण। अगर हम राज्यों का उदाहरण दें तो गुजरात और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अति पशुचारण के कारण भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा अति सिंचाई यानी कि बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई करने के कारण भी भूमि का उपजाऊपन खत्म होता है और इसका उदाहरण हम हरियाणा और पंजाब से देख सकते हैं कि भूमि का निम्नीकरण के कारण अति सिंचाई यहाँ पर रही है। इसके अलावा उद्योगों से जो धूल उठती है उससे भी जो परत जमीन के ऊपर पैदा होती है उसके कारण भी भूमि का उपजाऊपन कम होता है। तो ये तो हुए हमारे कारण जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है। अब हम उपाय बताते हैं इसको कैसे रोका जाए। जैसे हमने बताया था कि वनों की कटाई, तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एक कारण था अति सिंचाई, तो हमें अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए। एक हमारा कारण था अति पशुचारण, तो इसका मतलब हमें अति पशुचारण नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा भूमि के ऊपर जो प्रदूषित जल उद्योगों से आता है उसको भी रोककर हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हमने भूमि निम्नीकरण के कारण और उपायों का वर्णन किया। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में संसाधनों का विकास और भू संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस भाग को हम यहीं पर विराम देते हैं और कुछ सवाल आपको दे रहे हैं ताकि उनका जवाब आप वीडियो के माध्यम से दे सकें। धन्यवाद।